नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे आपके संस्कृत भाषा की बात करेंगे। दोस्तों NCERT पर आधारित सभी प्रश्न रहेंगे। व्याकरण प्लस पेडागोजी का कंसेप्ट है। इन्हें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और सिलेक्शन के लिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बरकरार हैं। लाजवाब प्रश्न रहेंगे, सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न आ चुका है। 15 प्रश्न आपके पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के रहेंगे, जैसे डेली क्लासेज में होती है। और 15 प्रश्न आपके व्याकरण के, जैसे अपठित पद्यांश और गद्यांश में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, प्राचीनतमा विधि शातः, जो प्राचीनतम विधि है बोली जाती है, पाठशाला विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि को, आगमन निगमन विधि को, या पाठशाला। 2 बार रिपीट कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, या सर्वे, उपर्युक्त सभी। तो प्राचीनतम विधि किसको बोली जाती है? सभी लोग जानते हैं, पाठशाला विधि जो है प्राचीनतम विधि बोली जाती है। पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग भी कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है। प्रवचन विधि है अंगम ना भवति, गद्य शिक्षण में प्रवचन विधि का अंग नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। गद्य शिक्षण की बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, कोश जो है यह प्रवचन विधि के गद्य शिक्षण का अंग है। टीका भी आपका अंग है और अनुवाद भी। कोश है, टीका, अनुवाद है, ये प्रवचन विधि गद्य शिक्षण के अंग हैं। लेकिन व्युत्पत्ति आपका यह अंग नहीं है। ठीक है, प्राचीन विधि में गद्य शिक्षण की यह व्युत्पत्ति जो है आपका अंग नहीं होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सभी लाजवाब प्रश्न है। संस्कृत शिष्य वर्चनीयम विधिशात, जी हाँ, संस्कृत शिक्षक वर्चनीयम विधिशात किसको बोला जाता है? व्याख्या विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि को, वाद विवाद को, या पारायण विधि को। तो संस्कृत शिक्षक सर्वाचीन विधिशात किसको बोला जाता है? तो यह आपके पाठ्य पुस्तक विधि को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक विधि को बोला जाता है। अगला प्रश्न आ गया। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। और आज ही बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, गर्व की बात है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर को, सभी लोग जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। प्रश्न है दोस्तों, यत्र समानार्थ विपरीत अर्थ शब्दैः शिक्षकैः अर्थानाम स्पष्टीकरणं क्रियते सा विधेय भवति। यानी जो समानार्थ और विपरीत अर्थ में जो शब्द होते हैं, शिक्षक जो है इन समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किसका ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, प्रयोग विधि का, तुलना विधि का, कोशः का, या अनुवाद का। तो सभी लोग जानते हैं समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षक के लिए प्रश्न है, शिक्षक कौन सी विधि करते हैं? तो कौन सी विधि करते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए, जब समानार्थ और विपरीत अर्थ को हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, तो दोनों की तुलना करेंगे। तुलना के द्वारा ही बता सकते हैं कि ये समानार्थी है और ये विपरीत अर्थ वाला है। ठीक है, तो आपका तुलना के द्वारा बताया जा सकता है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माध्यमिक स्तरे गद्य शिक्षण सर्वाधिक प्रयोगी विधि शात, माध्यमिक स्तर में गद्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी विधि किसको बोला जाता है? टीका को, व्युत्पत्ति को, प्रसंग को, या प्रत्यक्ष को बोला जाता है। तो माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है दोस्तों। माध्यमिक स्तर में गद्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी विधि जो बोला जाता है वह आपके व्युत्पत्ति विधि को बोला जाता है। किसको? माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण में व्युत्पत्ति विधि को सर्वाधिक उपयोगी विधि बोला जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, लाइक थमना नहीं चाहिए दोस्तों। जी हाँ, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। दिया प्रश्न यह है कि दोस्तों, व्याक्रियन्ते विच्छिन्ते शब्दाय अनेनोति इति शात, ठीक है, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाय अनेति इति शात, नाटक को, पद्य को, व्याकरण को, गद्य को किसको बोला जाता है?
तो यहाँ पे ही आपका आंसर दिया गया है, पहले ही ऑप्शन पे आपका आंसर है। व्याक्रियंते यानी व्याकरण का क्रिएटिविटी दिया गया है, ठीक है। व्याक्रियंते जो होता है उनके विविच्छेद शब्दा अन्यत इति साथ, उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको क्या बोला, सिंपल सी बात है, व्याकरण बोला जाएगा, साधारण सी बात है, ठीक है। व्याक्रियंते, व्याकरण को क्रिया करना ही व्याकरण कहलाता है, ठीक है। व्याक्रियंते विविच्यन्ते शब्द को व्याकरण बोला जाएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करता है। सभी लोग को नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिलती है, जरूर वहां पे ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मातृभाषा शिक्षणे सर्वाधिक उपयोगी शात, यानी मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी कौन सी शिक्षण होती है? सूत्र होता है, प्रयोग होता है, आगमन होता है या अत्याकृत होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी गृहिणी कमेंट करेंगे, भाई बहन सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे यहाँ पे कि मातृभाषा शिक्षण सर्वाधिक ही उपयोगी स्यात्। तो आपको क्या हो जाएगा? अत्याकृत हो जाएगा। अत्याकृत मतलब क्या होता है? व्याकरण के ज्ञान के बिना, अव्याकृत, सॉरी दोस्तों अव्याकृत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो अव्याकृत लिखा हुआ है। तो मातृभाषा शिक्षणे सर्वाधिक उपयोगी किसे बोला जाता है? अव्याकृत को बोला जाता है, यानी व्याकरण के ज्ञान के बिना को मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगली क्लास देखने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। आगमनस्य प्रमुख सूत्र वर्तते, दोस्तों आगमन विधि का प्रमुख सूत्र कौन सा होता है? विशिष्ट सामान्य प्रति, विशिष्ट से सामान्य के प्रति, सामान्य से विशिष्ट के प्रति, अमूर्त से मूर्त के प्रति, कोअपि, या इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि का जो प्रमुख सूत्र होता है सभी लोग जानते हैं, विशिष्ट से सामान्य के प्रति आगमन विधि का होता है। किसका होता है? विशिष्ट से सामान्य के प्रति आगमन विधि का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। निरीक्षादीनां माध्यमेन सामान्यस्य यत् निर्धारणं भवति तत्र को व्याकरणस्य विधेः, ठीक है। निरीक्षण के माध्यम से सामान्य निर्धारण जो होता है वह कौन से व्याकरण की विधि होती है? ठीक है, व्याकरण से विधि माने जाएगी। निरीक्षा क्या दिया है? निरीक्षादीनां माध्यमेन, निरीक्षा, ठीक है, निरीक्षण के माध्यम से सामान्यस्य यत् निर्धारण, सामान्य निर्धारण जो है किस व्याकरण विधि की होता है? आगमन, निगमन, आगमन, निगमन या आगमन निगमन? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों जो निरीक्षादीनां माध्यमेन सामान्यस्य यत् निर्धारण भवति तत्र को व्याकरणस्य विधि आगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले आपका उदाहरण फिर बाद में नियम, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी संभावित प्रश्न हैं और अंत में 15 आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। सामान्यीकृत ज्ञानस्य यत्र सिद्धान्तस्य विशिष्ट परीक्षणम तत्र को विधि है। सामान्यीकृत ज्ञान, सामान्यकृत जो ज्ञान होता है किस सिद्धांत में विशिष्ट परीक्षण जो है विधि होता है? यत्र सिद्धांत, सामान्यीकृत ज्ञान का जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत जो है विशिष्ट परीक्षण में कौन सी विधि में प्रयोग होता है? प्रयोग विधि, निगमन होगा, तर्क होगा या आगमन होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आधा भी अर्थ आप निकाल लेते हैं आधे वाक्य का तो आप लोग आंसर पर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सामान्यीकृत ज्ञान का सिद्धांत का विशिष्ट परीक्षण जो विधि होगा तत्र को विधि, इस कौन सी विधि बोला जाएगा? सामान्यीकृत ज्ञान यत्र सिद्धांतस्य विशिष्ट परीक्षणम, सिद्धांत का विशिष्ट परीक्षण तत्र को विधि, किस विधि को बोला जाएगा? तो यह विधि आपकी निगमन विधि कहलाएगी। क्या है? सिद्धांत विशिष्ट परीक्षणम, तो आपका निगमन विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया प्रश्न दोस्तों। हर्वटीय विधे कति सोपानाः सन्ति, हर्वटीय विधि में कितने सोपान हैं? तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हर्वटीय पंचपदी, पंचपदी यानी कि 5 यहाँ पे सोपान है। हर्वटीय विधि कति सोपान है? तो पंचपदी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो 5 सोपान है आपके हर्वटीय विधि में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शिक्षणे प्रश्नोत्तर विधि स्यात्, काव्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि कौन सी है? तुलना विधि, समीक्षा विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि?
तो काव्य शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर विधि होती है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, यह आपकी खंडान्वय विधि होती है। काव्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि, तो क्या हो जाएगा, खंडान्वय विधि हो जाएगा। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत काव्य शिक्षण प्रमुख विधि साथ, व्यक्तिगत रूप से जो है काव्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी होती है। ठीक है, काव्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि तो खंडान्वय विधि है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से काव्य शिक्षण की प्रमुख विधि पूछा जाएगा तो आप लोग क्या देंगे। तो व्यक्तिगत रूप से जो है काव्य शिक्षण की प्रमुख विधि आपकी दंडान्वय विधि होती है। क्या है, व्यक्तिगत रूप से काव्य शिक्षण की प्रमुख विधि दंडान्वय विधि होगी। और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे दोस्तों। पद शिक्षस प्रमुख उद्देश्य यानी वर्तते, जो पद शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है। काव्य सौंदर्य मूर्ति है, रस स्वादयी है, पद्यानाम वाचनेन आनंद अनुभव या सर्वे है। तो पद शिक्षस प्रमुख उद्देशन वर्ते ये सभी हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य अनुभूत हो जाएगा, काव्य का सौंदर्य की अनुभूति करना, रस स्वाद रस का स्वाद, और पद्यानाम वाचने आनंद अनुभव, पद्य में आपके वाचन का आनंद अनुभव करना, ये सभी जो है पद शिक्षा से प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे, प्रमुख उद्देश्य तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यास विधि अपरम नाम वर्तते, व्यास विधि को अपर नाम यानी कि और किस नाम से बोला जाता है। व्यास विधि के दूसरे और किस नाम से बोला जाता है। परंपरागत, व्याख्या, तुलना या भाष्य। तो व्यास विधि का अपर नाम विधि यानी व्यास विधि को और किस नाम से बोला जाता है, तो भाष्य विधि के नाम से जाना जाता है और बोला भी जाता है। तो ये रहे दोस्तों शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न। अब आएंगे बारी आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश की। तैयारी 30 में 30 के चल रही है। आइए दोस्तों व्याकरण के कुछ प्रश्न देख लेते हैं क्या दिए गए यहाँ पर प्रश्न। अनुनासिक वर्णम नस्ति, अनुनासिक वर्ण नहीं है। ककार है, अकार है, डंकार है या मकार है। सभी लोग कमेंट करेंगे अनुनासिक वर्ण। देखिए अकार है, मकार है, डकार है, ये सभी आपके अनुनासिक वर्ण हैं, लेकिन ककार है जो हो ये आपका अनुनासिक वर्ण नहीं आएगा। आकार है, मकार है, नकार है, ठीक है, अनुनासिक नाक से आपका उच्चारण हो रहा है, इनको अनुनासिक वर्ण बोले जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ स्वराय कति भवन्ति, दीर्घ स्वर का किस में होगा। पंच में, सप्त में, अष्ट में, त्रयोदश है। तो दीर्घ स्वराय कति भवन्ति, तो दीर्घ स्वराय अष्ट भवन्ति, किस में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कादियोम वाव शनाह शात, इसको क्या बोला जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, ग्रेड फर्स्ट यानी कि लेवल फर्स्ट का प्रश्न है आपका, जो कि ग्रेड थर्ड में प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रकार से प्रश्नों को कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो कादियो माव शनाह साथ इसको क्या बोला जाएगा, तो ये स्पष्टम बोला जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वकार्य उच्चारणम स्थानम किम साथ, ठीक है, वकार का वकारस उच्चारणम स्थानम किम साथ क्या बोला जाएगा। वकार को सभी लोग जानते हैं वकार है, ठीक है, तो दंतोष्ठ बोला जाएगा, वकारस वकारस, ठीक है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा आपको दंतोष्ठम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कादियो मावशनाय साथ रिपीट हुआ है यह प्रश्न, तो सभी लोग जानते हैं कादियो मावशनाय साथ इसे क्या बोला जाएगा, अनुनासिक बोला जाएगा। कादियो मावशनाय किस क्या बोला जाएगा यहाँ पे, अनुनासिक बोला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाववर्ण उच्चारण स्थानम भवति स्यात्, ठीक है, जो भाववर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे भा, तो भा ओष्ठ हो जाएगा। भा बोल के देखिए एक बार, अपने आप उच्चारण कीजिए, आपका ओष्ठ आपस में टकराएंगे, उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंठोस वर्णियो स्यात्, जो कंठस्थ वर्ण होंगे उनको क्या बोला जाएगा। कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ, कु, कु, टू, चू,
तो ए और अय जो है ये कंठोस्थ वर्ण बोले जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया प्रश्न यहाँ पर। यण स्यात्, यण को क्या बोला जाएगा? जिह्व मूलीम बोला जाएगा, स्पृष्टम, अंतःस्थम या विप्रतम बोला जाएगा। तो यण को अंतःस्थम बोला जाएगा, यण। ठीक है, किसको बोला जाएगा? अंतःस्थम बोला जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अयोग वायाय कति सन्ति, जो अयोग वाय होते हैं वह कितने होते हैं? अयोग वाय 5 होते हैं, 9 होते हैं, त्रय होते हैं, ये चत्वारय होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं अयोग वाय जो होते हैं 4 होते हैं। अयोग वाय वर्ण जो होते हैं 4 ही वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सस्साय वर्णाय उच्चारण स्थानम स्यात्, सा शरीफा, खा खटकोण, सा सरौता वाला, इन तीनों सा वर्णों को उच्चारण स्थान क्या बोला जाएगा? सा। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं तालुदंत मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। सा ये क्या कहलाते हैं? तालुदंत मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। सा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ममलकार इत्यत संधि स्यात्, संधि से भी प्रश्न आते हैं। तो ममलकार में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो ममलकार है क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुण संधि आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः इत्यत्र रेखांकित पदे संधिम अस्ति, इस रेखांकित यानी पुत्रो अहम में कौन सी संधि होगी? मैं आपको बताया हूं, जब ये ए वाला आ जाए तो समझ लीजिए आंख बंद कर विसर्ग संधि पे क्लिक करना है। तो पित्रो अहम आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मातृणम पदे संधि स्यात्, अब मातृणम पद में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो मातृणम पद में सभी लोग जानते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमचित, अम अन धन चित इत्यत पूर्ण पदे का संधि स्यात्, अब इसको पूर्ण पद अगर कर दिया जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? ठीक है, परस वर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी, पर सवर्ण होगी, पूर्व सवर्ण, अनुनासिक या आपका अच्युत, कौन सी संधि होगी? तो अनधनचित क्या हो जाएगा? पर सवर्ण संधि कहलाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अस्माकं सन्निधिम क्रियात् इत्यत्र रेखांकित पदे संधि स्यात्, अस्माकं सन्निधम में कौन सी संधि होगा? पर सवर्ण संधि होगी, अनुनासिक होगा, दीर्घ होगा या अच्युत होगा, कौन सी संधि होगा? तो सन्निधम में आपका जो संधि हो जाएगा सन्निधम, यह अनुनासिक कहलाएगा। कौन सी संधि आएगा? रेखांकित पद में अनुनासिक संधि कहलाएगा। दोस्तों ये रही आपकी लाजवाब क्लास। ये क्लास आप लोग कैसी लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर लेंगे, और जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, दिल से वेलकम है। माता रानी का, सरस्वती माँ का कृपा है कि आप लोग मेहनत करेंगे, आपका मेहनत का फल अगले साल सरकारी सीट में अध्यापक पद पर नियुक्त पर जरूर मिलेगी दोस्तों। और लास्ट में प्लेलिस्ट एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे, सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।